हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो ऑलरेडी हम पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हम कर रहे थे यूपीपीएस 2020 का आंसर की और पेपर एनालिसिस जो वो डिस्कस कर रहे थे। तो हम 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। सेट बी हम जो है वो फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे और अब हम करेंगे दूसरे पार्ट में 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारे पास 51st क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो अगर आप ध्यान से देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो नहीं है। सेंटर विजिलेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका नन ऑफ दीज होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, इसका डी होगा। नेक्स्ट आता है 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर नहीं भी कुछ पता था तब भी आप आंसर कर सकते थे। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। बिल्कुल, दिल और दिमाग का जो है वो तालमेल तो रहेगा ही रहेगा। तो आंसर ए तो करेक्ट होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। अगर भाई ये नहीं होगा तो बॉडी कैसे बैलेंस करोगे, तो दूसरा आंसर भी जो है वो क्या होगा, सही होगा। तो आंसर क्या होगा, सी होगा 52 का। बिल्कुल सिंपल आंसर था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल का आर्टिकल भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है 263, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बिल्कुल सही लिखा हुआ है 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आर्टिकल बिल्कुल सही लिखा हुआ है 323A। सिर्फ एक आर्टिकल जो यूपीएससी का है वो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, बस 315 से लेकर 323 तक है। तो ये आंसर जो है वो बन सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, इसका डी आंसर होना चाहिए। तो आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका डी आंसर आप इसमें मार्क कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ट्री। कौन सी चीज जो है वो पेड़ से निकलती है या पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, दैट इज द एसोफोडिडा, दैट इज द हींग, मतलब इसके बाद आ गया दैट इज द बाइतुमिन, मतलब शिलाजीत हो गया, टिंकल हो गया, दैट इज द सोहाग हो गया, और लास्ट में क्या होगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। फिर आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ट्री। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इसका आंसर जो है बेसिकली क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। टिंकल जो है बेसिकली एक बोरेक्स का सोल्यूशन होता है। अगर आप देखोगे, बोरेक्स का पाउडर कह लो, बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, टिंकल कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कह देते हैं, सुहागा कह देते हैं। और शिलाजीत के पेड़ भी जो है बहुत होते हैं बड़े। हींग का भी जो है वो पेड़ होता है, आपने देखा होगा। और सुहागा का जो है वो पेड़ नहीं होता। ये जो है वो मिनरल से फॉर्म में जो है वो मिलता है, खास करके जो लेक्स हैं उसके नीचे डिपॉजिट्स होते हैं, वहां पे ये आपको मिलेगा। तो 54 का आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि इसको सीरियल ऑर्डर में लगाना है, और आपको जो है वो सारी की सारी वुमेन के बारे में शायद ना भी पता हो, नेशनल वुमेन, क्योंकि हम हेड याद कर लेते हैं और एज सच हमें बाकी पुराने जो नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन है उनके बारे में नहीं पता होता। तो इसका जो आइडिया है वो बहुत ही आप डिफिकल्ट है लगाना कि कौन सा जो है पहले आया कौन सा बाद में। तो जिसको आता था वहीं करके आया होगा, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट के जिनके मेरे पास मैसेज है उनका ये क्वेश्चन जो है वो गलत था। और जयंती पटनायक तो बहुत ज़्यादा फेमस नाम था, क्योंकि अगर इसमें से हम क्वेश्चन निकालें तो जयंती पटनायक जी का नाम क्यों आता है, क्योंकि ये पहली, शी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। पहली जो है वो क्या थी, अध्यक्ष थी, पहली चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, जब 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली थी, इसका मतलब आंसर तो आपके पास यहीं से आना जाना चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि पहले नंबर पे फर्स्ट ऑप्शन आएगी, तो ये तो गलत हो गया। या तो अब सी होगा या डी होगा। तो अभी हमें या तो थर्ड ऑप्शन चेक करना है या फिर फोर्थ ऑप्शन चेक करना है। तो डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी जी जो बनी थी वो 2002 में बनी थी। कब बनी थी, 2002 में। और जो डॉक्टर गिरिजा व्यास हैं ये बनाई गई थी 2005 में। तो इसका मतलब पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर ममता शर्मा तो शायद आपको पता होगा 2011 के आसपास जो है वो इनका रहा। तो आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर होगा। 55 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं 56, इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्ट शुगर क्या है, फिर आप आंसर दे पाओगे इसका। तो इन्वर्ट शुगर बेसिकली क्या होता है, एक सिरप होता है, ये एक मिक्सचर होता है दो शुगर्स का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो पहला ऑप्शन आपने देखना था, इन्होंने लिखा है कि जो ये मिक्सचर होगा वो सुक्रोज से जो है वो मीठा ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये उससे क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्योंकि बेसिकली आप कह सकते हो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिक्सचर करके बनाया गया है। इन्वर्टेड शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। बिल्कुल, अगर आप देखोगे हीटिंग ऑफ द सुक्रोज जो है विद वाटर जो है वो उसके साथ किया जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस जो है वो इसका किया जाता है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिंक में नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए, इसका बी आंसर होना चाहिए। 56 का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, विच रीजन ऑफ द कंट्री कॉन्फर्ट स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 371 जे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने 371 स्पेसिफाई कर दिया कि जे बताओ भाई, जे किसके साथ, कौन सी स्टेट के साथ लिंक है।
तो 371 आर्टिकल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस है, ए बी सी डी करके ये प्रोविजन जो है वो दी हुई हैं। लाइक ए के अंदर जो है वो नागालैंड के बारे में बताया हुआ है, लेकिन जे का पूछा हुआ है तो जे का सिंपल था, दूसरे ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है, हैदराबाद एंड कर्नाटका। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसे सारा का सारा पेपर में बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैं मीडियम लेवल का लेके चल रहा हूँ, लेकिन हैदराबाद और कर्नाटका जो 371 जे के अंदर आते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को भी प्रोविजन सौराष्ट्र के अंदर जो है वो दी हुई है, आर्टिकल 371 में ही दी हुई है वो। लद्दाख के लिए एज सच इसमें कोई स्पेशल प्रोविजन जो है वो नहीं प्रोवाइडेड है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, हैदराबाद एंड कर्नाटका। 371 जे हैदराबाद और कर्नाटका। सो अगला क्वेश्चन था हमारे पास 58 की, एक तरफ मेटल लिखा हुआ है, एक तरफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ दी हुई थी इन्होंने, सोडियम। तो सोडियम को मैच करना था, किसके साथ करोगे, तो सोडियम भाई नमक हो गया हमारे पास। तो अगर आप देखोगे सोडियम और पोटाशियम बेसिकली जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, तो इसको आप ऑर्डिनरी नाइफ से भी जो है वो क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो कैन बी इजीली कट विद नाइफ, तो बिल्कुल आंसर सही होगा और आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। अगर आप देखोगे ए का क्या हो गया 4, तो अगर आप देखो ए का 4 हो गया तो इसका मतलब ये तो क्या हो गए, दोनों ऑप्शंस गलत होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बची हमारे पास दे ऑप्शन, तो हम किसको चेक कर सकते हैं, मरकरी को चेक कर सकते हैं। मरकरी का अब हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से लगाओ। आप सोचो क्या लगाओगे। दूसरा, हम भाई टेम्परेचर नहीं चेक करते थर्मोमीटर, तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्या हो गया, बी का सी हो गया, तो आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही आ गया आपका। तो दो ऑप्शन के साथ ही आपके मैचिंग वाले आंसर जो है वो क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका सी आएगा। क्योंकि इसके बाद आप देखोगे सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैच हो रहा है, लेड जो है वो हम कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगर नहीं भी पता था तब भी आप आंसर लगा सकते थे। तो 58 का क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज तो पार्ट 4A में है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये तो। 10 स्टेट्स जो है वो पार्ट 6 में, क्योंकि पार्ट 5 में यूनियन एग्जेक्टिव्स हैं, 6 में क्या हो गया, स्टेट एग्जेक्टिव हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने लिख दिया कि पार्ट 13, भाई ये गलत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो यूनियन एग्जेक्टिव का हिस्सा है, पार्ट 5 का हिस्सा आएगा, यूनियन एग्जेक्टिव का हिस्सा है। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 59 का आंसर होना चाहिए हमारे पास, सी आंसर होना चाहिए। और 59 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो सी ही है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस इज नॉट सिंथेटिक, इसमें से कौन सा सिंथेटिक जो है वो नहीं है। तो ये भी एक सिंपल सा, क्योंकि नियोप्रीन हम पहले कर चुके हैं, थर्मोप्लास्टिक जो है वो बेसिकली नहीं था, थर्मोसेटलर था, तो इसका मतलब ये तो एक आर्टिफिशियल हो गया। लेक्सन जो है वो एक आर्टिफिशियल है। टेफ्लॉन तो सबको पता है कि प्लास्टिक की एक फॉर्म है, तो आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि प्लास्टिक से बनती है, तो टेफ्लॉन जो है वो भी एक जो है वो क्या हो गया, सिंथेटिक जो है वो सब्सटेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछो, नॉट सिंथेटिक। तो फाइब्रोइन, तो अगर आपने देखा हो फाइब्रोइन को, तो फाइब्रोइन जो है वो सिल्क का एक कंपोनेंट है और नेचुरल प्रोटीन है, नेचुरल फाइब्रस प्रोटीन है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहां पे ए आंसर होना चाहिए। नॉट पूछा इन्होंने, आंसर क्या होगा, ए होगा। विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और शायद आपको बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे कि कौन सी कमेटी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी का मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर किस में होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है वो मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में जो 22 होते हैं, 15 जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 जो है वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं एस्टीमेट कमेटी, जो बजट के एस्टीमेट्स लगते हैं या फाइनेंशियल मैटर्स में जो देखते हैं वो एस्टीमेट कमेटी लगाती है, और उसमें 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से लिए जाते हैं। तो आंसर बहुत ही सिंपल हो गया, कौन सी कमेटी सबसे बड़ी है, तो आंसर क्या होगा, एस्टीमेट कमेटी होगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच करना आपने, एक तरफ सब्सटेंस है, एक तरफ जो है वो उसका यूज है, कहां पे इसका यूज जो है वो होता है। अगर एक भी आपको पता है तो आप आंसर लगा सकते हो, क्योंकि पहले का तो सारी ऑप्शंस में सेम ही है। लाइक ब्लू विट्रियोल का आंसर तो ठीक है कि फंजाइसाइड होगा, फंगिसाइड जो है वो इसका आंसर होगा, लेकिन बाकी जो है वो बहुत सिंपल, आर्टिफिशियल रेन के थ्रू आप आंसर लगा सकते थे, आर्टिफिशियल रेन। इसके बाद ऑप्शन आता है इयोसिन। इयोसिन जो है वो एक लाल कलर का पदार्थ होता है, तो रेड इंक हो गया। सिल्वर आयोडाइड जो है वो आर्टिफिशियल रेन है, सिल्वर आयोडाइड। और जिंक फॉस्फाइड जो है बेसिकली क्या है, रोडेंटिसाइड है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो है वो मैच किसके साथ होते हैं, सी के साथ मैच होती है। तो 62 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। आप इयोजिन से आंसर लगा सकते थे, या सिल्वर आयोडाइड, जो सबसे आसान था वो यही था, सिल्वर आयोडाइड जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल रेन है।
नेक्स्ट आते हैं 63 नंबर पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बिल बहुत ज़्यादा चल रहा था तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। सिंपल था क्वेश्चन कि 1 से लेके आपको पता है कि 4 आर्टिकल तक जो है वो स्टेट्स का आता है और कि किस तरह से स्टेट्स बननी है। यूनियन का आता है, यूनियन स्टेट्स आएगा। फिर 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप का आता है, क्योंकि 12 से लेके 35 तक जो है वो किसका आता है, फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर क्या था इसका, सी था। 63 का आंसर दोस्तों क्या होगा, सी आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो है सही करके आए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन दिसंबर 2019 ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019-20। एसडीजी गोल्स आपको पता है कि 2030 तक हमने 17 गोल्स को अचीव करना है। द उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश को रखा गया था कौन सी कैटेगरी के अंदर, उत्तर प्रदेश को रखा गया था परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में से जो है वो यूपी का नाम था, तो परफॉर्मर कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज लेबल्ड एट असर्शन, और कथन और कारण दिया हुआ है। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। कॉन्टिन्यूटी और चेंज के बारे में जो है वो बताते हैं। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल, द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड द सेंस स्टाइल। मतलब पुराने चीज़ों को भी साथ में लेके चल रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और पुरानी चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा सेंस स्टाइल लाइक ब्राह्मणिज्म वाला सिस्टम भी जो साथ में लेके चल रहा है, और मॉडर्न स्टाइल। तीनों चीज़ों का क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मिक्सचर है। तो आपने इसका आंसर बताना था। काफ़ी कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन जो है वो ये रहा है, लेकिन इसमें जो है वो आंसर मेरी तरफ से जो है वो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है, ये आप डाउट में रख सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश इज कवर्ड अंडर द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और द अगमेंटेशन योजना, जो कि स्टार्ट की गई थी हृदय के नाम से। तो आपने मुझे बताना था कौन सी हेरिटेज सिटी जो है वो यूपी की ली गई हैं हृदय के अंदर। और हृदय स्कीम जो है वो 2015 की, शायद आपको थोड़ा सा याद हो, 2015 में इसको लिया गया था स्कीम को, और इसमें टोटल 12 सिटीज़ को जो है वो पूरे इंडिया में से लिया गया था, जिसमें से अगर आप देखोगे यूपी में से 2 को लिया गया था, वाराणसी और मथुरा को लिया गया था। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका दोस्तों, सी आंसर होना चाहिए, मथुरा और वाराणसी को। नेक्स्ट, हु कैन बी द मिनिमम, वट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। काफ़ी बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो गए कि ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि पार्लियामेंट में जो है वो दोस्तों 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन स्टेट्स में कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो कितना हो सकते हैं, 12% जो है वो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 12% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। या आप कह सकते हो कि बेसिकली स्टेट में भी जो है वो रूल 15% के, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनिस्टर जो हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम टू मिनिमम जो है वो कितने होने चाहिए, 12 तो होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी स्टेट की स्ट्रेंथ अगर कम है एमएलएस की, तो उसमें जो है वो मिनिस्टर जो 15% ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। मान लो किसी स्टेट की स्ट्रेंथ जो है वो मान लो 100 से कम लो, मान लो 90 है, तो अगर आप देखोगे तो कितने मिनिस्टर बनेंगे, 15% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितने मिनिस्टर बनेंगे, तो ये तो चलो 13 बन गए। अगर आप कम ले लो, किसी ऐसी स्टेट को लो, 60 लो चलो किसी के, तो 60 लोगे तो 15% के हिसाब से 9 ही मिनिस्टर बनेंगे। तो नहीं भाई, वो कहते कम से कम कितने होने चाहिए, 12 तो होने चाहिए। तो इसका मतलब 67 का आंसर क्या होगा, बी होगा, कि कम से कम जो है वो इतने मिनिस्टर तो होने चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो 12 जो है वो स्ट्रेंथ मिनिमम रखी गई है। मैक्सिमम 15% हो सकते हैं स्टेट में भी, लेकिन ध्यान रखना आपने एक बात को कि अगर यूटीज का क्वेश्चन आ जाता तो 10% है। यूटीज में ये कंडीशन कितनी है, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे 10% की ही स्ट्रेंथ की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68 नंबर, व्हाट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। काफी बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर ये समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था, आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें लिखा हुआ था कि कितने फर्टिलिटी रेट पे चलें कि जो पूरी हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाए और नई पॉपुलेशन है जो उसको रिप्लेस कर देगी। तो कितने फर्टिलिटी रेट पे चलना है, वो 2.1 पे। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी आंसर होना चाहिए, 2.1 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन यूनिसाइटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का रखा गया था, बहुत ही फेमस केस केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया था कि आप प्रियम्बल को जो है वो क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, इवन आप प्रियम्बल को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कहा गया था केशवानंद भारती केस 1973 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। देखो ये अगर आप पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और 9th में भी है पॉवर्टी चैप्टर, और आपका जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में दिया हुआ तो उसमें भी बताया हुआ है। तो
किस तरह से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इवन आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, 11th की बुक पढ़ोगे उसमें भी आंसर है। तो किस तरह से करते हैं, देखो कैलोरी इनटेक तो इंडिया में चल ही रहा है, लाइक 2400 किलो कैलोरीज जो है वो रूरल एरिया में, 2100 किलो कैलोरीज अर्बन एरिया में। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर की कितना की कंज्यूम कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम भी हम देख लेते हैं गरीब के लिए। तो 2, 3, 4 तो भाई ऑप्शन किसी में नहीं था। अगर किसी को हेड काउंट रेशो भी नहीं पता था तो भी आंसर जो है वो क्या बनता, डी ही बनता। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बता सकते थे आप। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहूंगा इसको मैं। काफी मुझे कह रहे थे बच्चे कि सर इसमें एक आधा डाउट है। डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आप आर्टिकल 48 देख लो। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 4 अक्टूबर को पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव जो है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ, 50 में लिखा हुआ दोस्तों, आर्टिकल 50 में, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो इसके अंदर आएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी, क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। क्योंकि 39A जो है वो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत गांधीन प्रिंसिपल्स के अंदर ये लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर लिखा हुआ है। और 48 है वो गलत हो गया। आंसर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो याद होना चाहिए आपको। 48 में तो उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है और एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है, मॉडर्न तरीके से करना है। तो ये हमारे पास 71 था। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, आयुष्मान भारत से रिलेटेड, ये आपने मुझे बताना था। तो योजना जो है उसमें फ्री हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। इन्होंने कहा 5 लाख पर पर्सन, भाई ये चीज गलत है। 5 लाख पर पर्सन या 5 लाख पर फैमिली है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। नेक्स्ट, जो एक्सपेंस होगा वो सेंटर और स्टेट में 40 और 60 में किया जाएगा, बिल्कुल सेंटर 60 शेयर लेगी और स्टेट जो है वो 40 लेगी, बिल्कुल सही है। अगर कोई हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो उसमें शेयर अलग होता है, उसमें शेयर जो है वो क्या होगा, 90:10 में रहता है। तो अदरवाइज आंसर क्या होना चाहिए इसका, 2 ओनली होगा, बी आंसर होगा दोस्तों, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, 73 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव मच रिमंसिएशन एज पार्लियामेंट में डिक्लाइन, ये गलत है भाई वर्ड। यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेसिडेंट आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उतनी ही सैलरी उसको मिलेगी, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आएगा ओनली 1 इज करेक्ट। 73 का आंसर क्या आना चाहिए, ओनली 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। नाउ सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब होता है कि आज भी टूरिज्म चलता रहे, आने वाली जनरेशन में भी वो टूरिज्म और बढ़ता रहे, मतलब वैसे की वैसे जो है वो टूरिज्म आगे की तरफ बढ़ता रहे। तो इसका मतलब क्या है कि टूरिस्ट बढ़ते जाएं, ठीक है। मैं कहूंगा कि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, मैं गलत नहीं कहूंगा, सही होगी ये स्टेटमेंट। टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रेवल, भाई अगर टूरिज्म जो है वो मास स्केल पे करोगे और ट्रेवल जो है वो कम स्केल पे होगा तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, तो बी स्टेटमेंट मैं गलत मार्क करूंगा। टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चर इंटेग्रिटी और इकोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखो ए और सी में से दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रही है। मतलब जो सी स्टेटमेंट है उसमें ए स्टेटमेंट अपने आप ही मर जाए कि टूरिस्ट अपने आप ही बढ़ जाएंगे अगर आप टूरिज्म और इन्वायरमेंट को मैनेज करोगे और अपनी कल्चरल इंटेग्रिटी को जो है वो खत्म नहीं करोगे, उसको भी साथ में लेके चलोगे। तो बेस्ट आंसर क्या था, सी। सिर्फ ऑप्शन पढ़नी थी, वैसे ही आंसर जो है वो आपका बन जाना था। 75 के ऊपर आते हैं, इंडियन फेडरलिज्म इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम। मैं कहूँगा बिल्कुल इंडियन फेडरलिज्म जो है वो क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है जुडिशरी में डिफरेंस है, हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर स्टेट के रिलेशन में डिफरेंस है, क्योंकि पावर तो डिवाइडेड है लेकिन कभी भी इमरजेंसी के थ्रू सेंटर गवर्नमेंट पावर को क्या कर सकती है, ओवरटेक कर सकती है। जबकि प्योर फेडरल में सेंटर और स्टेट की पावर प्योरली डिवाइड रहती है, कोई भी सेंटर स्टेट की पावर को ओवरटेक नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, वर्ड बिल्कुल सही है, क्वासी रहेगा। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यस, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट गलत कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो रखा गया है। तो इसका मतलब ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बी आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 76 नंबर पे, और ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हौसला 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हौसला 2018 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली।
बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया और ये नेशनल फेस्टिवल है चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का। चाइल्ड से रिलेटेड है तो बाय डिफॉल्ट ये एक तरह का नेशनल फेस्टिवल है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। तो अगर ना भी आपको पता हो तो भी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, सही होगी। इसका मतलब 76 का आंसर दोस्तों क्या होगा, सी आंसर होगा। 76 का आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा जो है वो डेडलॉक को खत्म करने के लिए बुलाई जाती है, कौन से बिल में बुलाई जाती है। तो मनी बिल में तो होती नहीं भाई ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि लोकसभा के पास पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल वो भी एक तरह का मनी बिल की तरह होता है, तो उसमें भी जो है वो नहीं होता। तो आंसर क्या बचा, ए आंसर आएगा इसका। सिंपल था, ऑर्डिनरी बिल के अंदर अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट आता है तो दोनों की ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है, और 3 बार आज तक हम ज्वाइंट सिटिंग को बुला चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था, जो बजट को सुनते हैं, जिन्होंने बजट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कब तक बनानी है। देखो जिन्होंने बजट भी नहीं पढ़ा वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये आंसर बहुत ही सिंपल था कि 2024-25 तक जो है वो हमने क्या बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना है। सिंपल आंसर था, सिंपल जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 79, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के दौरान जो है वो हमने कौन से एक्ट के थ्रू जो है वो रूल्स बनाए, कौन से एक्ट के थ्रू जो है वो रूल्स को पास किया, तो ये आपने बताना था। तो इसका आंसर जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन तो पक्का था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तो चल ही रहा था, तो सेकंड ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब डी आंसर तो आएगा नहीं, सेकंड ऑप्शन तो 101% आना था। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का कोई लेना देना नहीं है लॉकडाउन से, तो कहीं आप सोचो कि डिप्रेशन आएगा लोगों को तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो लगाया गया होगा, ऐसा नहीं है। ये मेंटल सिचुएशन के टाइम पीरियड पे जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी कंफर्म था। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। तो अब या तो सेकंड होगा या फिर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास होगा। अब इसमें एक बचता है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। भाई एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का जो है वो कोई लेना देना आपके साथ नहीं है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो बी हो गया। तो अगर वैसे भी आप ओनली एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी एलिमिनेट कर दो ना, तो ये सारी ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आंसर आपके पास क्या बचेगा, 79 का सी बचेगा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट था, डिजीज तो है ही, उसका एक्ट लग गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया, जिसके थ्रू इमरजेंसी लगाई जाती है। तो आंसर इसका सी होगा, 79 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट विद द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द ईयर। किस ईयर में जो है ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट को मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट में चेंज कर दिया गया, ये आपने आंसर जो है वो बताना था। और इसका आंसर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स में जो इसके बारे में बताया जाता है, और जब भी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात होती है तो उसमें यह बात जिक्र जरूर होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 80th का आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए दोस्तों। 80th का आंसर क्या आएगा, सी आएगा, 2010 आएगा इसका आंसर। और काफ़ी बच्चे इसको कन्फ्यूज़ कराए एसडीजी और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो चेंज हो गए थे एसडीजी में 2015 में, इसलिए काफ़ी बच्चे 2015 लगाए जल्दी जल्दी में आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन 81, आर्टिकल्स बताए हुए हैं, अपने प्रोविजंस को मैच करना है कि किसके साथ मैच करता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल जो था वो एक आर्टिकल 61 था, जो आपको बार बार करवाया जाता है कि ये इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ए का आंसर क्या आएगा, सेकंड। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आउट हो जाती है, ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाती है, खत्म। आपके पास अब तो ए बचा या फिर आपके पास क्या बचा, सी बचा। तो दोनों में से एक आंसर जो है वो आपके पास होगा। फिर आप लगा सकते हो कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो उसका भी आपको पता है कि सर आर्टिकल जो है वो बेसिकली 66 से जो है वो स्टार्ट होके जो चलते हैं प्रेसिडेंट के, और आप देखोगे वही आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो वो किसके अंदर आ जाएगी, वो आंसर जो है वो आपके पास हो जाना चाहिए, दैट इज 67 बी हो जाना चाहिए। मतलब बी का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो आपके पास 81 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर जो है वो यहां से निकल आएगा, सी आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि सेकंड तो कंफर्म था, वाइस प्रेसिडेंट का साथ ही साथ होगा, और राज्यसभा और आप कह सकते हो स्पीकर के आर्टिकल जो है वो 90 वाली लाइन में होते हैं, वो आपको पता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर सी 101% श्योर है, सही आंसर है 81 का सी। नेक्स्ट आते हैं 82 में फिर कथन और कारण जो है वो बताया हुआ है। गवर्नमेंट ने एनआईपी पॉलिसी को लॉन्च किया कितने टाइम पीरियड के लिए, ये कहते हैं 2020 से लेकर 30 तक। भाई ये गलत हो गया, 2019 से लेकर 2025 है इसका टाइम पीरियड, 2019 से लेकर 25 तक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, तो ए आंसर तो गलत है। दूसरा है इक्विटेबल असेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, इसीलिए तो बनाया जा रहा है, नाम ही इसका यह है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, की सबको इक्विटेबल असेस मिले, सब लोग जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकें। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी आएगा। 82 का आंसर क्या आना चाहिए, डी आंसर आना चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इस बार यूपीपीएससी ने, और पुराना क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुका है। आंसर क्या है इसका, बहुत ही सिंपल, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 83 का आंसर क्या होगा, सी होगा। क्योंकि आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया था, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया था हमने, तो ये सारी चीजें 24 जनवरी को अडॉप्ट कर ली, लेकिन फ्लैग को जो हमने बहुत पहले कर लिया था 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट आते हैं, इंडेक्स में से क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया का रैंक जो है वो कितना है, 63 है। इंडिया का रैंक जो है वो 63 है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये स्टेटमेंट, 63 है। वो कहते हैं 2019 में इंडिया का रैंक जो है वो क्या था, 77 था। बिल्कुल सही है कि 2019 में इंडिया का रैंक जो है वो कितना था, 77 था, बिल्कुल 77 था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा आपके पास, सी आंसर होना चाहिए दोस्तों। 84 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन। उत्तर प्रदेश, बहुत ही सिंपल था, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे लगाया गया, और इसका आंसर दोस्तों क्या था, लखनऊ। सिंपल क्वेश्चन था, जिसने न्यूज़ को पढ़ा हुआ है वो आंसर दे सकते थे कि जो जानकीपुरम है बायोटेक पार्क इसका नाम है, तो वो लखनऊ में जो है वो लगाया गया। बायोटेक पार्क है, बहुत ही फेमस पार्क रहा है और आपको शायद आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट 2020-21 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू। सिंपल था इसका आंसर, आरबीआई ने इसको एक्सटेंड कर दिया था 2020-21 में, और आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। 15% जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ये आप कह सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए ये ऐसा किया था। पहले 10% थी अर्लियर लिमिट, लेकिन अब जो है वो कितनी हो गई, 15% जो है वो कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 87 था, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ऑफिस विच मोनिटर्स दी प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन अटैच्ड ऑफिस अंडर। पहले तो ये प्लानिंग कमीशन करता था काम, लेकिन अब कौन करता है, नीति आयोग करता है। स्पेशली मेंशन्ड है कि नीति आयोग जो है वो सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, और अटल टिंकरिंग मिशन के तहत जो है वो किया जाता है। इसको एम मिशन भी कहा जाता है, अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू किया जाता है, दैट इज द एम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 88 क्वेश्चन। आपको स्कीम्स बताई हुई हैं, इवन कुछ पुरानी स्कीम्स हैं, और इसमें ईयर जो है वो लिखे हुए हैं, आपने मैच करना था। सिंपल था, स्वच्छ भारत अभियान तो अब सबको पता है कि किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है वो आंसर गलत लगा दिया, इवन स्वच्छ भारत अभियान का भी आंसर जो है वो गलत लगा दिया। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि 2014 से लेकर 19 तक का लक्ष्य था 5 साल का, तो इसको गांधी जयंती पे पूरा करना था, जब 150th एनिवर्सरी गांधी जी की मनानी थी। तो आंसर क्या आएगा स्वच्छ भारत अभियान का, तो डी आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आउट हो गया आपके पास, ये ऑप्शन भी क्या होगी, आउट होगी। फिर आपके पास आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य मतलब वो आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, तो वो कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी, वो स्टार्ट की गई थी 2018 में। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आंसर आएगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट का आंसर क्या है, 2018 है। जन आरोग्य योजना मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान भारत स्कीम की जो है वो मैं बात कर रहा हूं। तो सिंपल आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। 88 का ए आंसर आएगा, ए आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर शॉपकीपर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। ये था कि अब जो लोग जुड़े हुए हैं, लाइक शॉपकीपर्स हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो उनको भी पेंशन का लाभ मिल सके, उनको भी जो है वो जब वो एज्ड हो जाएंगे तो उनको भी स्कीम का लाभ मिल सके, तो उनके लिए इसको ओपन किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट थी कि 18 से 40 आयु वर्ग के लोग इसमें एलिजिबल हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरी थी कि जिनकी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है वो इसमें एलिजिबल है, बिल्कुल सही है ये भी। 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ से कम है। और ये थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज़ ए मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3000, ये भी बिल्कुल सही है कि 3000 रुपये जो है वो मंथली मिनिमम आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। स्पेशली स्कीम में लिखा हुआ कि जो ऑलरेडी नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं वो इसके लाभार्थी नहीं हैं। तो ये तो भाई सीधी सी बात है कि जो ऑलरेडी स्कीम के अंदर लाभ ले रहे हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 89 का आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। नेचुरली नहीं मिलती वो आपको, नेचुरली नहीं मिलती। अब देखो कौन सी गैस आपको नेचुरल नहीं मिलेगी,
देखो इसमें ओजोन तो नेचुरल है, आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचुरल है ना, पौधे छोड़ते हैं तो नेचुरल गैस है। मिथेन जो है वो नेचुरल है, CH4 नेचुरल है। इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बचता है। तो 90th का आंसर क्या होगा? ए होगा। सिंपल आंसर था और आप लगा सकते थे इस आंसर को, कोई मुश्किल नहीं था। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर नहीं भी किया हुआ तब भी आंसर लगा सकते थे। देखो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट है। कल्चरल इन्वायरमेंट की किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, दैट इज द कल्चरल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब किस तरह के लोग रह रहे हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लाइक पशु रह रहे हैं इसमें, है ना, आदमी रह रहे हैं, कौन कौन से लोग रहे हैं, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया। एक ही नहीं है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट तो ये नहीं हो सकता। तो 91 का मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा? ए ही होगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन 92 के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आ गया 92 की निधि स्कीम जो प्रोग्राम है वो किसके लिए चलाया गया था, मतलब उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहली स्टेटमेंट है कि निधि जो है वो स्टूडेंट्स के लिए चलाया गया ताकि वो स्टार्टअप खोल सकें, मतलब किसी को काम दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। इट एम टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट टू स्टार्टअप इन ईच ईयर। हर साल 20 बच्चों को जो स्टार्टअप चलाने के लिए पैसा देंगे, 10 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो इसके अंदर जो है वो सरकार की तरफ से असिस्टेंस दी जाएगी। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। आंसर क्या होना चाहिए 92 का? सी आंसर जो है वो दोस्तों होना चाहिए। 92 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। परिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग क्या क्या? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल तो नहीं है ये क्वेश्चन, मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में डालूंगा क्योंकि सबको नहीं पता इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के बारे में। तो 93 का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? बेनेट आंसर होना चाहिए। इन्होंने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो पहली बार जो है वो दी थी। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन बजट 2020-21 से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि रूरल डेवलपमेंट विद एम ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। ये सबको पता है कि 2022 तक हमने जो है वो फार्मर इनकम को डबल करना है। तो बिल्कुल सही कथन है। 16 एक्शन पॉइंट, 16 एक्शन पॉइंट अनाउंस किए गए थे निर्मला सीतारमन जी की तरफ से कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट को किस तरह से जो है वो हमने यूटिलाइज करना है। ये भी बिल्कुल जो है वो क्या है? सही है। तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट की इनकम को किस तरह से बढ़ाना है, उसके लिए 16 एक्शन प्लान जो बनाए गए। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों ही क्या है? सही है और एक दूसरे को सही तरह से यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 94 का ए आंसर होना चाहिए। सिंपल था क्वेश्चन, आप दोनों को रिलेट कर सकते हो कि इनकम कैसे बढ़ेगी, वो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है? देखो ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, दूसरा ऑप्शन सही है। मेल्ट होंगे तो सी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन पहला और दूसरा अकेला किसी ऑप्शन में नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर आप देखोगे, कईयों को लगता था स्प्रेड ऑफ डिजीजेस नहीं होगा, लेकिन कोरल रीफ जो है वो खत्म हो रहे हैं, ये आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड फोर जो है वो किसमें नहीं था। तो इसका मतलब आंसर तो क्लियर है कि आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। डिजीजेज जो है वो बढ़ रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्रजनन जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है वो वायरस जो है वो जल्दी इंक्रीज होते हैं। तो स्प्रेड ऑफ डिजीजेज और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ दोनों चीजें जो है वो इसमें हो रही हैं। बिल्कुल सही आंसर है। 95 का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 97, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है? बेसिकली TTCI। ये जो लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या इंडेक्सिस को, तो आपने पेपर के टाइम पे जरूर पढ़ा होगा। और मैंने आपको बताया भी था करंट अफेयर में कि इंडेक्सिस को आपने जरूर पढ़ना है कि इंडेक्स जो है वो किसकी तरफ से जो है वो दिया गया है। तो आंसर इसका क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये इंडेक्स दिया गया। जो लोग सी मार्क करके हैं वो बिल्कुल सही होगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कि कौन से आंसर के अंदर जो है वो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो लिखा हुआ है, ये आपने मुझे जो है वो बताना था। तो आंसर क्या होगा इसका? देखो आप ध्यान से। सबसे पहले अगर आप देखो पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, तो ये दोस्तों आई है 1972 में आई है। और रियो समिट आपको पता है 1992 में। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल अगर आप देखोगे 1988-89 में लागू किया गया। तो अगर आप इसको सीक्वेंस बनाओगे तो सबसे पहले तो 4 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आउट हो गया, नहीं बी नहीं अभी आउट हुआ, सिर्फ ए ऑप्शन आउट हुआ है। तो उसके बाद आपके पास आएगा हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज ये पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इसका मतलब पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास आएगा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल कनाडा वाली अर्थ जिसमें ओजोन को हमने बचाना है। फिर आ जाएगा रियो अर्थ समिट जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी आंसर होना चाहिए। 97 का आंसर आएगा, बी आएगा।
नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड द अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो नाबार्ड आपको पता है, नाबार्ड जो है वो 1982 में लगाया गया। मैं सिंपल से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा के बताऊंगा आपको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक 1975, प्राथमा ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में जो है वो इसको लगाया गया। तो इससे भी जो है वो आप आंसर को जो है वो निकाल सकते हो। किस तरह से कि आपको पता है कि पहले 4 आएगा फिर 1 आएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, और बाकी जो है अब हमारे पास ये बचे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब चला है और किसान क्रेडिट कार्ड प्लान जो है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया। ये चलाया गया था 1998 में। तो अब आप आंसर लगा सकते हो। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। ए आंसर होगा क्योंकि 1998 में चलाया गया, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि 2nd नंबर पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम है 1992 में जो है वो इसको चलाया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये न्यूज़ में था क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए था कि नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो किसके साथ बॉर्डर टच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब किसके अंडर नहीं आएगा? वो हरियाणा आंसर होगा। 99 का आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए, और जो सी लगा के हैं वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद रेफरेंस टू द स्किल इंडिया कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015। जुलाई में जो है वो उन्होंने लॉन्च किया था, तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल सही है, 2015 में लॉन्च किया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन टू ट्रेन इंडिया यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें था कि अलग अलग जो हमारे पास जनरेशन है उसमें 40 करोड़ लोगों को जो है वो स्किल प्रोवाइड करनी है 2022 तक, ये टारगेट जो है वो रखा गया था। तो इन्होंने दूसरी ऑप्शन में दे दिया कि इंडिया यूथ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो कन्वर्ट करना है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही बात कही गई थी। तो इसका आंसर जो है वो वैसे तो डाउट में रख रहे हैं हम इसको, लेकिन 100 का मोस्ट प्रॉब्ली आंसर जो है वो क्या होगा? 100 का मोस्ट प्रॉब्ली आंसर जो है वो ए होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो पूरी तरह से मैच नहीं करता। आधी इंफॉर्मेशन है तो आधा जो है वो आंसर जो है मैच कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो ए आंसर जो है वो हम इसके अंदर क्या करेंगे? मार्क करेंगे। तो गाइस आप अपने मार्क्स अपने साथ साथ शेयर करते रहो, ताकि हमें पता लगता रहे कि कितने के बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम 3rd पार्ट में आपकी कट ऑफ का आइडिया जो है वो लगा सकें और उसमें बता सकें। तो यहां तक आप चेक करो, और 3rd पार्ट में हम अगले 50 का आंसर का सर्वे करेंगे।